नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। जो हम निबंध देख रहे थे, निबंध में हम महत्वपूर्ण कथन, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से, वह सब हम देख रहे थे। जैसे कि सभी को पता है, जो एडमिट कार्ड जो है वह आ चुका है नेट परीक्षा का, लेकिन हमारा हिंदी का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो हिंदी का भी डाउनलोड हो जाएगा। मेरे ख्याल से हिंदी का उन्होंने अभी साइट पर अपलोड नहीं किया होगा, तो बाद में आ जाएगा ज़रूर। तो इस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया और 2 दिन से वीडियो भी नहीं आ पाई थी, लेकिन आज से कंटिन्यू आ जाएगा। तो संस्कृति और सौंदर्य यह जो है, यह निबंध नामवर सिंह ने लिखा हुआ है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य ये 1982 में प्रकाशित होता है। संस्कृति और सौंदर्य यह जो निबंध है, यह दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है, जो 1982 में दूसरी परंपरा की खोज प्रकाशित हुआ है। और इसके साथ ही संस्कृति और सौंदर्य यह भी 1982 ही प्रकाशन है। संग्रह में संकलित है। इसमें कुल 8 निबंध है, यानी दूसरी परंपरा की खोज में कितने कुल निबंधों की संख्या है, तो 8 जो है वह निबंधों की संख्या है। अभी वह 8 नाम देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज, ब्राह्मण समाज में जो अछूत अस्वीकार का साहस, प्रेमा प्रेमा पुमर्थो महान भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य तो खलुकृति। और उसके बाद है योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी योमकेश शास्त्री को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही योमकेश शास्त्री कहा जाता है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताना मैं भूल गया हूँ कि यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो यहाँ दूसरी परंपरा की खोज, इसका समर्पण किसके लिए है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम राशि और समान धर्मा पक्कड़ आधुनिक कबीर नागार्जुन को 70 पार करने पर, यानी नागार्जुन को जो 70 वर्ष पूर्ण हुए थे, उसके उपलक्ष्य पर। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम राशि और सामान धर्मा, यानी सामान धर्मा फक्कड़ आधुनिक, यानी फक्कड़ आधुनिक कबीर किसको, नागार्जुन को जो है 70 वर्ष पूरे होने पर इसका समर्पण किया है। अभी इस किताब की भूमिका देखते हैं। परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया, यानी परंपरा जैसी गतिशील प्रक्रिया है, उसी प्रकार खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं। यह पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया जब पंडित जी ना रहे, यानी पंडित जी का मतलब हजारी प्रसाद जो है वह ना रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ना रही, उनकी मृत्यु हो गई थी। यह पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया जब पंडित जी ना रहे। यह छोटी सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन है। इसमें न पंडित जी की कृतियों की आलोचना है, न मूल्यांकन का प्रयास। अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि के उन्मेष की खोज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और कहाँ से पूछा जा सकता है। यह छोटी सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन है। इसमें न पंडित जी की कृतियों की आलोचना है, ना ही हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोई कृति की आलोचना है, न ही मूल्यांकन है, मूल्यांकन का प्रयास। अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि, यानी बदल देने वाली दृष्टि है उन्मेष की खोज, जिसमें एक तेजस्वी परंपरा बिजली की तरह कौंध गई थी। संभव है इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाए। उदाहरणों की बहुलता से प्रवाह में शायद बाधा पड़ी है, पर प्रमाण के लिए प्रवाह का त्याग क्षम्य होना चाहिए। अभी इसकी विषय वस्तु हम देखते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध एक आलोचनात्मक निबंध है, यानी संस्कृति और सौंदर्य किस प्रकार का निबंध है, तो यह एक आलोचनात्मक निबंध है, याद रखिए। इस निबंध के माध्यम से नामवर जी ने अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, के संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विचारों को उद्गत करने के साथ साथ उनका मूल्यांकन भी किया है। इस निबंध में द्विवेदी जी के साथ साथ अन्य विद्वानों, जैसे यानी द्विवेदी के साथ साथ अन्य विद्वानों के भी नाम आए हैं। कौन कौन से हैं, कालिदास है, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, आज्ञे आज्ञे यानी सत्यानंद हीरानंद वात्सायन जैसे दिनकर, गोविंद चंद्र पांडे आदि के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी विचारों को उद्धृत करने के साथ साथ द्विवेदी जी के पक्ष या विपक्ष में व्याख्यायित किया गया है। इस निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन किया है, यानी
इस निबंध में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस दृष्टि का मूल्यांकन किया है? तो सौंदर्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन किया है। किसमें? ये इस निबंध में संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन किया है, जहाँ सौंदर्य विद्रोह का ही दूसरा नाम है, यानी जहाँ सौंदर्य ही विद्रोह का दूसरा नाम है। अभी इसके हम प्रमुख उदाहरण या प्रमुख कथन देखेंगे। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, और इस अध्याय का अंग अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नामवर सिंह द्वारा लिखित है। भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल, यानी ये सभी निबंध जो है हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ी हुई है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, यानी सभी में, संस्कृति में या देश में, जाति में, सभी में मिलावट है। सब कुछ अशुद्ध है, सब कुछ अविशुद्ध है। और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यानी ये नामवर सिंह का काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया। यानी नामवर सिंह के अनुसार अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस लिए लिखा है? क्योंकि उस पर जो आर्य संस्कृति की थी, आर्य संस्कृति की जो शुद्धता थी, शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल नामक निबंध लिखा था, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण है। यानी नामवर सिंह के अनुसार द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज। किसके बारे में? अशोक के फूल निबंध के बारे में है। नामवर सिंह का कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुत तरह हो गए। यानी आप तो है भारत की संस्कृति की, जो भी भारत में जो भी सामाजिक संस्कृति है उसकी दिन रात माला जपने वाले जो है बहुत लोग आ गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। किंतु जैसे कि अज्ञेय ने लिखा है, यानी अज्ञेय ने क्या लिखा है? अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन अज्ञेय, याद रखिए, जो काव्य की पड़ाव, यानी अज्ञेय लिखते हैं कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे। यानी काव्य की पड़ताल करते हैं तो दिनकर जो है शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही था। यानी आगे के अनुसार जो नामवर सिंह का जो ये था मिश्र संस्कृति पर, वह तो क्या था, उनका आग्रह पर पड़ा था। किस पर? मिश्र संस्कृति पर। संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उनके संग्राहकों को नहीं। वे द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी मिश्र संस्कृति के वकील न थे। यानी द्विवेदी जी जो थे वह मिश्र संस्कृति के वकील नहीं थे, और न ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतर्मर्म में उठी थी। और इस बात से तो संभवतः आगे भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं सब कुछ अशुद्ध है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि सब कुछ अशुद्ध है, तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है? केवल शुद्ध क्या है? मनुष्य की जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हो, हजम करने के बाद भी पवित्र है। कौन? इंसान, मनुष्य। उल्लेखनीय है कि आगे जहाँ संस्कृति की केवल सांग्राह्यता की हिमायत करते हैं,
वहाँ द्विवेदी त्याग, यानी जहाँ पर आगे जो है संस्कृति की संग्राहकता कहते हैं या संग्राहकता करते हैं संस्कृति की, वहाँ पर द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना करना नहीं भूलते, यानी वो त्याग का जिक्र करते हैं। अशोक के फूल में भी उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचरों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई, यानी संघर्ष करने से मनुष्य के भीतर जो है नई शक्ति संचालित हुई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रह और त्याग का रूप है। यानी जो भी हमारे समाज के सामने आज वह रूप हम देख रहे हैं, समाज की स्थिति देख रहे हैं, उसके पीछे कितने ग्रहण और कितना त्याग है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्रित संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़ता है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, यानी जो दिनकर जो है वह मिश्र संस्कृति एक राजनीति है, जो अज्ञेय संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुषंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती है, यानी आगे क्या कहते हैं कि संस्कृति जो है प्रभाव ग्रहण करती है, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती है, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले से ही स्वीकार कर लिया गया, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं आगे और गोपीचंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो पाती, यानी संस्कृति केवल शुद्ध होने से वह राजनीति से अलग नहीं हो सकती है। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। किसका है? दिनकर का है। किसके प्रति है? द्विवेदी जी के प्रति है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। कहते हैं संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, यानी जो संस्कार शब्द है वह अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, अच्छे अर्थ में बताया जाता है। परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धापरायण होता है और प्राचीन काल से संबद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वे रूढ़ी मात्र रह गई। ऐसे संस्कार सब समय बृहत मानवपट भूमिका पर खरे नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस विशुद्धिकरण की ओर ले जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। जो संस्कार की जो प्रक्रिया है वह संस्कार की प्रक्रिया संस्कृति के क्षेत्र में शुद्धिकरण की ओर ले जाती है, यानी संस्कृति का शुद्धिकरण संस्कार द्वारा होता है जिसकी परिणति वृजनशीलता में होती है। यह वही सृजनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वृजनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था।
हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा है, यानी जो हिंदी साहित्य की भूमिका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है, 1940 या 1952 में प्रकाशित, 40 में प्रकाशित है शायद। हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा है, किसने? द्विवेदी ने लिखा है। आए दिन श्रद्धापरायण आलोक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धार करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ, यानी जो भारतवर्ष के मत केवल वही एक आचार्य स्थापित कर सकता है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो है ही नहीं या है भी तो एक ही बात मान, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक ही मान बैठे हैं, यह रास्ता गलत है। यानी जो दूसरे विद्वान है वहाँ किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषी ने गट्टालिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं, यानी प्रत्येक बात में जो परस्पर विरुद्ध मत जो है मिलते हैं। संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परंपरा विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संकीर्ण हरेकपन यानी इकहरेपन, यानी संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्येतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है, यानी आर्य की जो ये थी श्रेष्ठता थी उसके अहंकार को कहीं ठेस लगती है, तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है, यानी आर्य की संस्कृति को कोई ठेस लगे तो उस पर जो है द्विवेदी जी क्या नहीं करते थे? चिंतित नहीं होते थे। यह सरासजी क्या है? तो यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है, जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निर्देशन है। प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है, यानी द्विवेदी जी की जो प्रयास, यानी द्विवेदी ने जो प्रयास किया था, यानी द्विवेदी जी ने जो प्रयास किया था, इस परंपरा की खोज जो थी पहले से ही दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था, जिसके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े। यानी जयशंकर प्रसाद ने दूसरी परंपरा की खोज के बारे में जो लोगों से पाला पड़ा था, तो भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था, तो उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने कौन से निबंध लिखे थे? काव्य और कला, रहस्यवाद निबंध लिखने पड़े। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुआ ही सुनाई पड़ी थी। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है, यानी काव्य और कला निबंध का आरंभ किस प्रकार होता है ये यहाँ पर देखते हैं। यानी काव्य और कला जो निबंध है उसका आरंभ भारतीय वाङ्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। जयशंकर प्रसाद ने भी यह लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानतः अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि
इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है, वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्य अनुभूति संबंधी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही। सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। ये हमारी भाषा के साहित्य में यानी हमारी भाषा यानी हमारी जो हिंदी भाषा है उसके साहित्य में सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल है कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियाँ भारतीय रंगस्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती है, जिन्होंने हमारी सौंदर्य अनुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार से विकृत करने का ही उद्योग किया है। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। यानी जयशंकर प्रसाद ने किस निबंध में रहस्यवाद किस निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है, तो रहस्यवाद निबंध में। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के आधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती थी। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में जीवन काम को पूर्णतः स्वीकार किया है। किसके? प्रसाद ने। करने चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है, अथक काम में भी विचार और वितर्क। यानी दूसरा निबंध कौन सा है? विचार और वितर्क। यह 1945 में प्रकाशित होता है। विचार और वितर्क में संकलित आपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, यानी विचार और वितर्क में जो 1945 में संकलित निबंध संग्रह था, कौन सा? विचार और वितर्क। उसमें एक निबंध है हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर संभव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुए हैं। अजंता के विचित्र, सांची, भरहुत आदि में उत्तीर्ण उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परियाचक है। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों चीज़ें हैं। यानी जो महाभारत और कालिदास के काव्य की तुलना, यानी महाभारत की और कालिदास के काव्य की तुलना करते हैं, तो हमें जान पड़ेगा कि दोनों चीज़ें हैं। यानी दोनों क्या है? वस्तु है। एक में तेज है, द्रप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है। यानी कालिदास की काव्य में क्या है? लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, यानी महाभारत में जो है वो उसमें आर्य उपादान जो है अधिक देखने को मिलते हैं। कालिदास के काव्य में आर्यतर, यानी कालिदास के काव्य में आर्यतर दिखाई देते हैं उपादान। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्य तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है। कहाँ से पूछा जा सकता है? यहाँ से। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है, यानी जो भी लोग थे उन्होंने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुशीलन किया है, अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्य तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। पता चला है कि सांची भरहुत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली, यानी नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की, जिनका पता आर्यों को न था।
कामदेव और अप्सराएं उनकी देव देवियाँ है। यानी आर्यों की देव देवियाँ कौन है आर्य की? तो कामदेव और अप्सराएं। सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उसके धार की चीज है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। यानी आर्यों का स्वर्ग क्या है? तो अलकापुरी यह आर्यों का स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्य आर्यतर जातियों से महाकवि ने ली है। यानी महाकवि मतलब कालिदास। इसी क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी उनके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हैं। यानी भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है उसमें उन्होंने आर्यों की जो विद्या थी वह न मानना, उनको अस्वीकार करने का जिक्र करते हुए कहते हैं। शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्म ने नाट्यवेद नामक पांचवें वेद की दृष्टि की थी। यानी ये शुरू में एक कथा के माध्यम से बताया, एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्म ने नाट्यवेद नामक यानी ब्रह्म ने नाट्यवेद नामक 5 वेदों की दृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इनका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत न हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाया जाते थे। यानी वास्तव में जो पहले था, सबसे प्रथम भारतीय नाटक जो थे वह केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिधान है। यानी भारतीय नाटक जो थे वह पहले पहल, यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग आप करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। तो यह कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट, यानी और नाटकों में भाषा का प्रयोग करना या भाषा नाटकों में डालना, संवाद डालना, ये किसने किया है? तो आर्यों ने किया है। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल यही है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्यतल जातियों का अवदान मानते हैं। यानी हजारी प्रसाद और द्विवेदी इन दो विद्वानों में क्या क्या भिन्नता दिखाई देती है? एक भक्ति काव्य को छोड़कर, यानी भक्ति काव्य को यदि छोड़ देते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि यानी दोनों में कौन सा मतभेद नहीं, क्या सुंदर है। अंतर क्या है कि प्रसाद जिसे आर्य के एक समुदाय की परंपरा कहती है, यानी जयशंकर प्रसाद जो है आर्य के किसी एक समुदाय की परंपरा मानते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे भिन्न आर्यतल जातियों का अवदान मानते हैं। प्रसाद ने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। प्रसाद ने क्या कहा है? संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती, यानी जो संपत्ति जो है परिश्रम करके, मेहनत करके प्राप्त नहीं की जाती, और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बनता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रक्षय देती है। यानी जो संपत्ति जो है परिश्रम से न बनाई जाती, परिश्रम से न कमाई जाती, वह केवल एक कुत्सित रुचि को प्रक्षय देती है। सांत्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एटी तक आ जाता है। यानी सांत्विक सौंदर्य कहाँ है? जहाँ पर चोटी का पसीना यानी सिर का पसीना जो है पैर की एड़ी तक आ जाता है, यानी मेहनत से, और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, यानी पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र। जहाँ इसकी धारा रुद्र हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्र हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कितना बचा है? अंतिम पेज है। जो लोग द्विवेदी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन मानते हैं, यानी जो लोग जो है जो लोग द्विवेदी यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का
जो वातावरण था उसने निश्चय ही द्विवेदी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। यानी जो जाति जो है सुंदर का सम्मान नहीं करती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या बात है या क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। कहाँ का है यह? नामवर सिंह का कथन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी भी सौंदर्य और अतिरिक्ति मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्ति का अर्थ वह है जो आनंदवर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है। वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयव में से कोई भी नहीं है। उनसे अतिरिक्त है और फिर भी उन अवयव को छोड़कर नहीं रह सकता। सो सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कहते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। यानी द्विवेदी क्या कहते हैं कि जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को भलापन समझते हैं। यानी बहुत से लोग जो है कुछ भी न करने को ही भलापन समझते हैं। यह गलत धारणा है। यानी कुछ भी न करना है ये भलापन समझना, यह गलत धारणा है, बुरी है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है। यानी सुंदर जीवन किस प्रकार होता है? तो सुंदर जीवन जो है क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। यानी क्रियाशीलता किसी से जीवन से निकाल दिया जाए तो वो सौंदर्य जो है वह टिक नहीं सकता। काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है ये यहाँ से। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है। यानी सुंदर जीवन जो है क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। यानी क्रियाशील क्यों है? जीवन क्रियाशील क्यों होता है सुंदर जीवन? क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। यानी सुंदरता को यदि टिकाना है तो जीवन में क्रियाशीलता होना आवश्यक है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं है, जो मनुष्य के भविष्य को दुखी बनाने के नाम पर आज उनके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता। यानी अंतिम दिनों में जो लिखा था लेख, उसका नाम क्या है? परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वे कहते हैं, जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अनुभूति कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के लिए सपने देखते हैं। यानी भविष्य में जो मनुष्य, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह टूटी तर्कपरायण कटमुल्ला हो सकता है, आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहते हैं। यह न तो संभव है न वांछनीय। ग्रंथावली इसका है यह। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। पहला सूत्र है कि सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर क्या कहते हैं? तो वह लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समांतरण चलने वाला मानव रचित सौंदर्य ग्रंथावली से ही है, उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा, यानी लालित्य किसमें है? मानव द्वारा
सौंदर्य की इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला है। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। यानी सौंदर्य की इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी ने कहाँ से लिया है? तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, यानी नाट्यशास्त्र में जो नाटक की उत्पत्ति की जो कथा बताई गई है, उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया। यानी देवता जो है नाटक न कर सके और नाटक करने के लिए मनुष्य ही समर्थ था। ये किसका कथन है? तो नाम और सिंह का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की। यानी देवता यानी मनुष्य में अनुकरण की एक विशिष्ट शक्ति है जो देवताओं में नहीं है। सौंदर्य को मनुष्य लालित्य मानने का दूसरा स्रोत है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। सौंदर्य को मनुष्य लालित मानने का दूसरा स्रोत है। तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विसर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्व तत्व का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप है। द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो सौंदर्य दृष्टि थी मूलतः कौन सी थी? तो वह मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का दृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी कि सौंदर्य की दृष्टि करने के कारण ही मनुष्य यानी सौंदर्य की दृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी जी लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है, यानी द्विवेदी की जो लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र क्या है? तो वह बंधन के विरुद्ध विद्रोह, यानी जो बंधन है मर्यादा है उसके विरुद्ध विद्रोह करना और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा कहा गया है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र, यानी द्विवेदी जी लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र सौंदर्य एक सृजना है। यानी तीसरा सूत्र क्या बताते हैं कि सौंदर्य एक सृजना है, और दूसरा सूत्र क्या है कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह, ये दूसरा है। और तीसरा क्या है? सौंदर्य एक सृजन है, मनुष्य की विसृजा का परिणाम। अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्म आचरण नैतिकता आदि जीवन की सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर सबको अभिभूत करके सबको अंतःग्रस्थित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में भाषा में मिथकों में धर्म में काव्य में मूर्ति में चित्रों में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय शक्ति इच्छा शक्ति का अनुपम विलासी सौंदर्य है, जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। थोड़ा सा बचा है अंतिम। यह मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई है, पर संकल्प सार्थक जनता का अंत स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखे तो संकेत स्पष्ट है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीवन का समग्र विकास ही क्या है? सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापक है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह, यानी इस सृजन व्यापार का अर्थ क्या है? बंधनों से विद्रोह करना। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। यह 1982 में प्रकाशित था। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। इस प्रकार हमने पूरे निबंध का निचोड़ देखा है और जो होने वाली परीक्षा है उस दृष्टिकोण से देखा है। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।